Hello friends, today my topic is about the new pattern of CBSE examination, and this is very important topic especially for 10th and plus 2 classes. So please watch this video till end because it contain very useful information for you. तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि CBSE बोर्ड ने 10th और प्लस 2 क्लासेस के फाइनल एग्ज़ाम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाली है और टर्म 2 जो है वो मार्च और अप्रैल में आपके ये दोनों एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स ही होंगे। मार्च अप्रैल के भी और नवंबर दिसंबर के भी ये दोनों ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। सो गाइज लेट्स गो विथ टर्म 1। टर्म 1 के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले टर्म 1 जो होगा वो हमारे होंगे नवंबर और दिसंबर में होंगे इनके पेपर्स, टर्म 1 बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और इनकी ड्यूरेशन रहेगी ओनली 90 मिनट्स। ये 90 मिनट्स का पेपर होगा। और अब इसमें सवाल आता है कि इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो इसमें आएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ यस MCQs। इसमें टर्म 1 में हमारे पास जो 90 मिनट का पेपर आएगा उसमें सिर्फ हमें MCQs करने होंगे, और MCQs जो 3 टाइप्स पर बेस्ड होंगे, दैट इज़ नॉर्मल, केस स्टडी बेस्ड और रीजनिंग टाइप। ये तीनों टाइप के आपको MCQs हमारी टर्म 1 में आएंगे जो कि 90 मिनट्स के होंगे। और इसमें कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। सब्जेक्टिव जी हाँ, लॉन्ग और शॉर्ट इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओनली द पेपर विल कंटेन MCQs ऑफ दीज 3 टाइप्स। तो हमें अब इस टर्म 1 को क्लियर करने के लिए हमें बहुत ही डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। MCQs जो है वो हमारे कहीं से भी आ सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर, कहीं से भी हमें पूछे जा सकते हैं। सो वी नीड टू स्टडी नाउ डीपली। इसके बाद मैं आपको बताने लगी हूँ अब सिलेबस के बारे में। तो नाउ गाइज मैं आपको सिलेबस बता दूं कि टर्म 1 का सिलेबस हमारे पास क्या रहेगा। सिलेबस विल कवर ओनली रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1। टर्म 1 में सिर्फ वो रैशनलाइज सिलेबस आएगा। इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ एंटायर सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस है पूरा जो आपके साल के एंड में होना था, उसका सिर्फ 50% टर्म 1 में आएगा। अब वो 50% क्या होगा वो अभी तक CBSE बोर्ड ने एग्ज़ाम्स के लिए जारी नहीं किया है। वो शायद टिल जुलाई एंड तक हमें सिलेबस मिल जाएगा कि जो टर्म 1 का सिलेबस है 50% जो आना है वो हमारे पास क्या होगा। एंड नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्स। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उनको बच्चों को शीट्स कौन सी दी जाएगी या उन्होंने एग्ज़ाम्स कहाँ पर देने हैं। जो आपके रिस्पॉन्स होंगे, जो आपके आंसर्स होंगे, स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। उन सभी जो MCQs के आंसर होंगे वो OMR शीट के ऊपर लिए जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि OMR शीट होती क्या है। OMR शीट इज़ जस्ट लाइक दिस, कि उसमें आपको ये ऑप्शंस दिए रहेंगे MCQs के। इस तरह हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपने क्वेश्चन के पढ़कर जो आपने उसमें आपको लगता है कि इन चारों में से उसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपने उसको लाइक जस्ट क्वेश्चन 1 का करेक्ट ऑप्शन है B, तो आपने उसको इस तरह फिल कर देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसका करेक्ट आंसर है C, तो आपने उसको इस तरह फिल करना है। दिस इज़ द OMR शीट। आपने आंसर्स जो फर्स्ट टर्म के MCQs के हैं वो इस तरह OMR शीट पर देने हैं और इसी बेस पर आपका रिजल्ट निकलने वाला है। सो गाइज अब हम बात करते हैं टर्म 2 के बारे में, जो कि हमारे मार्च और अप्रैल मंथ में होने वाले हैं टर्म 2 के एग्ज़ाम्स, और जिनकी ड्यूरेशन पेपर टाइम रहेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का ये पेपर होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें आएंगे हमारे सब्जेक्टिव टाइप, यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कोई भी उसमें MCQs नहीं रहेंगे, नो ऑब्जेक्टिव टाइप। और सिलेबस भी मैंने जैसे आपको बताया कि 50% टर्म 1 में आएगा और जो रिमेनिंग 50% होगा वो हमारे सेकंड टर्म में इन्वॉल्व होगा। तो इसमें अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते हैं किसी कारण, किसी रीज़न के बारे में, देन हो सकता है कि जो CBSE बोर्ड है वो सेकंड टर्म के
भी 90 मिनट्स के ड्यूरेशन वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, 90 मिनट्स के जो हमारे टर्म 1 में हुए थे वो ही पेपर ले। यानी सेकंड टर्म के लिए भी ऑप्शन हो सकती है कि अगर किसी रीज़न के कोविड के कारण ना हो पाए तो वो 90 मिनट्स के एमसीक्यूज़ भी ये ले सकती है। दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन। ये बहुत ही बाद में की बात है। सबसे पहले उन्होंने यही लिखा है, यही अपने जो सर्कुलर उनका निकला है उसमें यही बताया कि जो सेकंड टर्म होगा वो मार्च अप्रैल में, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और सिलेबस जो होगा वो रिमेनिंग 50% में आएगा। तो अब मैं बात करूंगी टर्म 1 और 2 के पेपर्स के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इस समय सिचुएशंस चल रही हैं कोविड पेंडेमिक के कारण कि भाई पेपर हमारे स्कूल में होंगे या घर पर होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, तो हमें ये अभी श्योर नहीं है कि वो पेपर्स जो फर्स्ट टर्म के या सेकंड टर्म के हैं वो ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन। तो इसके बारे में भी सीबीएसई ने क्लियरली अपने सर्कुलर में बता दिया है कि किस ऑप्शन में हम किस तरह से पेपर्स लिए जाएंगे। जैसे अगर टर्म 1 में स्कूल में ही होते हैं, यानी नवंबर दिसंबर में अगर सिचुएशन सही रही तो वो पेपर स्कूल में ही होते हैं, और टर्म 2 के भी स्कूल में होते हैं, तो फिर इनका कलेक्टिवली जो आपके पेपर्स के मार्क्स आएंगे उनको कलेक्टिवली करके उनके नंबर्स ऐड किए जाएंगे। सेकंड सिचुएशन है कि अगर आपका टर्म 1 जो है वो स्कूल में हो जाता है और सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स यानी मार्च अप्रैल में सिचुएशन ख़राब होने की वजह से फिर से ये होम पर एट होम यानी ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे। तो उसमें सीबीएसई बोर्ड ने क्लियरली अपनी सर्कुलर्स में ये मेंशन कर दिया है कि उस समय आपकी जो स्कूल में टर्म 1 होगा उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, मींस इसको वो कम कंसीडर करेंगे, और जो स्कूल में आपके फर्स्ट टर्म के पेपर हो चुके होंगे वो उनको ज़्यादा कंसीडर करेंगे। थर्ड, अगर ये आपके नवंबर दिसंबर के पेपर ऑनलाइन हो जाते हैं और जो फाइनल टर्म है, जो सेकंड टर्म है, वो आपकी जो मार्च अप्रैल में है वो स्कूल में ही होते हैं, देन इन दैट कंडीशन इसकी वेटेज बढ़ जाएगी, मींस इसके मार्क्स को इतनी वेटेज नहीं मिलेगी जितनी आप जो स्कूल में सेकंड टर्म के पेपर देंगे उनकी वेटेज होगी, यानी इसके मार्क्स को ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज़, अगर फोर्थ में हमें ये ऑप्शन है कि अगर दोनों ही पेपर्स हमारे ऑनलाइन हो जाते हैं, नवंबर दिसंबर के भी और जो हमारे मार्च अप्रैल के पेपर्स हैं वो दोनों ही अगर ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, इन दैट केस सीबीएसई बोर्ड जो है वो किस बेस पर अपना रिज़ल्ट बनाएगी। तो जो ऑनलाइन पेपर होंगे वो उनके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स तो जो कंसीडर करने हैं वो करेंगे ही, साथ में ये चीज़ें भी देखी जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, फाइल्स एंड असाइनमेंट, वाइवा, प्रैक्टिकल वर्क, पोस्ट बिहेवियर एंड टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, यानी इन चीज़ों को कंसीडर करके आपके ऑन द होल आपका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। इन सभी चीज़ों को फोर्थ पार्ट में कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट पड़ेगा। यानी आपको अपने टर्म्स की पूरी तरह तैयारी रखनी है कि ये नहीं सोचना कि टर्म 1 में हम कम पढ़ लें तो कोई बात नहीं, हम टर्म सेकंड में कर लेंगे। तो अगर टर्म सेकंड के ना हुए तो आपके टर्म 1 का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एमसीक्यूज़ वगैरह आने हैं, इतने ज़्यादा आने हैं, तो हम कौन सी बुक रेकमेंड करें और कौन सी बुक पढ़ें और क्या सिलेबस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बुक एनसीईआरटी की जो बुक्स लगी हैं आपको वो ही अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। उसके एक एक वर्ड्स को, उसकी हर एक लाइन को बहुत ही डीपली जाकर अच्छी तरह उसकी स्टडी करनी है। तो उसका कोई भी आपने पार्ट नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी के साथ कोई रेकमेंड कर सकते हो तो आप आरडी की बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। मैं उसको रेकमेंड करूँगी कि आरडी की बुक्स भी सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपने एनसीईआरटी को जितना भी आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का जो अब तक आप कर चुके हैं, क्योंकि सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या आएगा, दैट विल कम टिल द एंड ऑफ जुलाई और अगस्त स्टार्टिंग में वो सिलेबस आपको प्रोवाइड कर देंगे सीबीएसई। तो जितना आपने पढ़ा है वो एनसीईआरटी में से आप अच्छी तरह उसको डीप इन डेप्थ में जाकर
आपने वो स्टडी करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अभी आपका जैसे जुलाई का मंथ है, तो नवंबर महीने में आपके पेपर स्टार्ट होने हैं। तो गाइज आपके पास जो अगस्त और सितंबर एंड देन अक्टूबर के जो मंथ बचे हैं, 3 महीने आपके पास हैं। उन 3 महीनों में आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है एनसीईआरटी के, बिकॉज जो साइंस और एसएसटी के हैं पेपर, वो तो आपके लिए, क्योंकि आपने पढ़ा और उसमें आपने सिंपल टिक कर दिया, बट मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत ही लेंथी होने वाला है। क्योंकि आप आगे क्या करते थे, मैथ्स के पेपर को वहाँ पर सॉल्व किया और वहाँ पर आंसर लिख दिया, बट नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन रफ वर्क। आपको रफ वर्क में करना है और यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे सिर्फ उसको ही टिक करना है। इट मीन्स कि अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपका जो सारे का सारा आंसर है वो सारा गलत होने जा रहा है। इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि एमसीक्यूज़ वगैरह में ज़्यादा प्रूफ्स वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ्स वगैरह जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ में नहीं आ सकते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी आप, जैसे कोई क्वेश्चन है अगर वो सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं कि x² - 2 है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको वहाँ पर सिर्फ वो ऑप्शन में दिया होगा और आपने ऑप्शन में ही उसको लिखना है, टिक कर देना है उसका सही आंसर। सो बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। आप अभी से ही लेबर मेहनत करनी शुरू कर दीजिए और एनसीईआरटी को मत छोड़ना। मैं बार बार कह रही हूँ, एनसीईआरटी को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, और किसी बुक का अभी तक कोई रेकमेंड नहीं हुई है, कोई उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है सीबीएसई बोर्ड ने। तो उतनी देर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, तो मेरी गारंटी है कि आपके 90% मार्क्स वहाँ से कहीं पर भी नहीं गए, क्योंकि सीबीएसई वाले आपसे चीट नहीं करेंगे। 90% पेपर उन्होंने एनसीईआरटी में से ही डालना है। तो प्लीज़ बी गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।